हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस डिटेल्ड करंट अफेयर सीरीज में हम बात करेंगे आखिर ईरान ने अपने ही शिप को क्यों तबाह कर दिया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस इवेंट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी घटना हुई है, ये घटना एक प्रकार की बहुत बड़ी दुर्घटना है। ऑब्वियसली कोई भी देश अपने ही युद्ध जहाज को इस प्रकार से नहीं तबाह करेगा। तो ये दुर्घटना आखिर हुई कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तस्मीन जो है वो ईरान की एक समाचार एजेंसी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक जानकारी दी है जिसमें उसने ये कहा है कि ओमान की खाड़ी में हरमुज स्ट्रेट, इन दो कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के ऊपर मैं आपका ये पूरा लेक्चर लेने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों ही जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जियोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो मैं अभी आपको इसके बारे में पूरा मैप से समझाऊंगा कि कैसे इन जगहों की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर ये घटना जो ही है ओमान की खाड़ी में हरमुज स्ट्रेट के पास में हुई है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जहां पर कि एक युद्धाभ्यास चल रहा था और उस युद्धाभ्यास में हुआ ये था कि दो जहाज थे जिन्हें की एंटी शिप मिसाइल जो है वो टेस्ट करनी थी। अब गलती से हुआ ये कि एक जहाज ने टारगेट को निशाना बनाना चाहा, लेकिन क्योंकि दूसरा जहाज टारगेट के बहुत करीब था, इस वजह से गलती से मिसाइल जो है वो टारगेट को न लगते हुए उस दूसरे जहाज को लग गई। तो अब बात कर लेते हैं वे जहाज कौन कौन से थे। तो उसमें से एक जहाज का नाम था जामरान और दूसरे जहाज का नाम था कोणार्क। ये वो कोणार्क जहाज है जिसे कि ये मिसाइल लगी और इस पर उपस्थित 19 सैनिकों की जो है वो जान चली गई थी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मिसाइल जो छोड़ी गई थी वो जामरान के द्वारा छोड़ी गई थी और कोणार्क को ये लगी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये घटना जो हुई है ये बदर ए जस्क में हुई है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमें पढ़ना है ओमान की खाड़ी के बारे में, हरमुज स्ट्रेट के बारे में और बदर ए जस्क के बारे में। तो देखिए, बदर ए जस्क में आपको बता दूं एक बंदरगाह है ईरान का। तो चलिए अब इसे थोड़ा मैप से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। स्ट्रेट ऑफ हरमुज एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दो खाड़ियों को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ यानी कि पारस की खाड़ी है। तो इस प्रकार से ये वो लोकेशन है जो इन दोनों खाड़ियों को जोड़ती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है, हिंदी में कहेंगे जल डमरू, स्ट्रेट इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये है हरमुज। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं बदर ए जस्क की, जो कि एक बंदरगाह है। तो ये बदर ए जस्क इस जगह पर, इस लोकेशन पे एक छोटा सा बंदरगाह है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बदर ए जस्क किस देश का बंदरगाह है, तो ये है ईरान का बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, दूसरे मैप में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा ईरान जिसकी हम बात कर रहे थे, ये रहा इराक, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट अमीरात और ये रहा कतर। अब इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है। इसके जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता चुका हूं ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो टेरिटरी है हरमुज स्ट्रेट यानी जल डमरू की, ये दो देश साझा करते हैं। पहला है ईरान और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट अमीरात। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो खाड़ी है यानी कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हरमुज जल संधि। तो इसीलिए इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार लोकेशन आपको बता देता हूँ जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रहा ईरान, ईरान के दक्षिण में हरमुज की संधि है। यूनाइटेड अरब अमीरात के उत्तर में ये जल संधि है। ये दो गल्फ को यानी खाड़ियों को जोड़ रही है। एक बार इसका रियल पिक्चर भी देख लेते हैं। देखिए, ये है इसका सैटेलाइट इमेज। यहाँ पर आप देख सकते, ये जल डमरू है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब देखिए ये कितना नैरो है, यानी कि यहाँ पर हम कहें तो ओनली 33 किलोमीटर जो है इसका स्पान है, नैरोएस्ट स्पान। यहाँ से जहाजों को निकलना पड़ता है। इस 33 किलोमीटर में भी पूरी जगह में से जहाज नहीं निकल सकते। सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया वो एरिया है जहां से, जिसमें इतनी गहराई होती है कि वहां से जहाज निकल सकते हैं। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिए, ये लैंड है ईरान का, ये लैंड है यूनाइटेड अरब अमीरात का, ये इराक का लैंड है। इस प्रकार से ये मैंने आपको जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की। तो देखिए, हरमुज की जल संधि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फारस और ओमान की खाड़ी को तो जोड़ ही रही है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, इराक, कतर और ईरान, इन बड़े देशों से जो क्रूड ऑयल निकलता है वह इन देशों के द्वारा इसी रास्ते से होकर के विश्व भर में जाता है। यानी कि इस रास्ते को हम तेल रूट यानी ऑयल रूट
या फिर तेल मार्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसीलिए इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंशन चलती रहती है ईरान और यूएसए में। अब आप कहेंगे यूएसए का इस जल संधि से क्या मतलब है, क्योंकि इस जल संधि के आसपास तो यूएसए है ही नहीं, तो फिर यूएसए को इस जल संधि से क्या लेना देना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ईरान जो है इस जल संधि के ऊपर अपना अधिकार रखता है और इसीलिए बार बार वह अपना अधिकार या इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इस जल संधि को बंद करने की धमकी देता रहता है। इससे यूएसए को क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बता रहा हूं। ये स्टैटिस्टिक है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इज द फेडरल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये वो एजेंसी है जो कि एनर्जी रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिक होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित, वो सभी आधिकारिक रूप से यही जारी करती है। तो उसके अनुसार देखा जाए तो इन 1960 टू 2019 यूएस पेट्रोलियम इंपोर्ट के बारे में ये ग्राफ हम समझ सकते हैं। देखिए इन 1960 अमेरिका जो है ओनली 2 मिलियन बैरल पर डे जो है ये पेट्रोलियम इंपोर्ट करता था। इन 2019 तक आते आते आप देख सकते हैं लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे यूएस जो है वो इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम आता इन्हीं देशों से है, मैं ये आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान से समझिए, एक स्टैटिस्टिक में तो मैंने आपको ये बताया कि ये ब्लू लाइन आपको ये बता रही है कि यूएस ने अपने पेट्रोलियम इंपोर्ट को बहुत हद तक बढ़ा दिया है। दूसरी बात, ये ब्राउन लाइन जो है और ग्रीन लाइन क्या बता रही है, देखिए ब्राउन लाइन बता रही है ओपेक को। ओपेक उन देशों का संगठन है जो कि दूसरे देशों को तेल जो है देते हैं। दूसरी बात जिसकी हम अभी बात करते आ रहे हैं पारस की खाड़ी की, तो आप इन दोनों लाइनों को देख सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंपोर्ट जो होता है पेट्रोलियम, उसमें इंपॉर्टेंस जो है ओपेक और पर्शियन गल्फ की बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आप दूसरे स्टेटिस्टिक से देख सकते हैं, ओनली फॉर 2019 टॉप 5 सोर्स ऑफ यूएस टोटल पेट्रोलियम। तो यहाँ पर टोटल पेट्रोलियम जो टॉप 5 सोर्सेस हैं उसमें यदि हम बात करें तो 6% जो है वो सऊदी अरब से आता है। दूसरे स्टेटिस्टिक में यदि हम देखें 2019 ओनली द टॉप 5 सोर्स ऑफ यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, तो हम देख सकते हैं कि 7% जो है वो सऊदी अरेबिया से आया है और 5% इराक से आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इराक को हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इराक में से 5% आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से मैं आपको मैप पे ले चलता हूं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा इराक और ये रहा सऊदी अरेबिया। इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए पर्शियन गल्फ। नाउ यदि अमेरिका को यहां से पर्शियन गल्फ से यदि पेट्रोलियम के जहाज लेकर के जाने हैं, क्रूड ऑयल के जहाज लेकर के जाने हैं, तो उसे इस जल संधि से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। यानी कि 6% ऑफ क्रूड ऑयल एंड 7% ऑफ क्रूड ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अमेरिका के लिए। तो इस वजह से इस जगह को वो बंद नहीं होने देना चाहता, और जब जब ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यूएसए अपने आप में एक वैश्विक शक्ति है, इस वजह से वह अपने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस जगह को वो खुलवाए रखना चाहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बेहतर तरीके से ये समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या था इस जल संधि का। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये पहली गलती नहीं हुई है जो ईरान से हुई है इस प्रकार की। ईरान ने जनवरी के माह में ऐसी एक और बड़ी गलती करी थी जब ईरान की आर्म फोर्स ने यूक्रेन के एक यात्री विमान बोइंग 737-800 को दुश्मन का विमान समझकर एक मिसाइल छोड़ी, जिससे कि उस यात्री विमान में बैठे 176 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तो इस प्रकार से ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि आखिर किस प्रकार से इतनी बड़ी गलतियां जो है वो हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का करंट अफेयर वीडियो। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं ताकि हम और इसको बेहतर कर सकें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।